आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स 3 चैप्टर का। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचा हुआ था उन सभी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। इस चैप्टर का कुछ ही सवाल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बचा हुआ था, जो हम लोग का पांचवा टॉपिक जो था वो वह कारक जिन पर जो किसी चालक पदार्थ का, कोई भी चालक पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। हम लोग पहले बहुत अच्छे ढंग से देखा हुआ था प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। उसके बाद देखा हुआ था विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है। सारी चीज़ों का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, बहुत अच्छे ढंग से समझा हुआ था। और उसके बेस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हुए थे सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, मज़ा भी आया हुआ था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चंस को देखे। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, लगभग 35-36 क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। फिर इसके बाद एक नया चैप्टर, चौथा चैप्टर जो होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव को हम लोग देखेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं। प्रतिरोध हम लोग देखे थे कि किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर बहने वाले आवेश का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उससे होकर बहने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, उसको रोकता है, उसकी शक्ति क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है ना? तो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग टाइप का क्या हो सकता है? प्रतिरोध हो सकता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। किसी का ज़्यादा जिसका ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसे चालकहीन कहा जाता है, अचालक कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? जिसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, उन्हें सुचालक कहा जाता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। हम लोग पहले ही देखे हुए थे, जब प्रतिरोध पढ़े थे तो देखे थे कि चालक का प्रतिरोध अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। जैसे कोई चालक पदार्थ है, उसके लंबाई पर, उसके मोटाई पर, उसके प्रकृति पर, बस हम देखें नहीं, इन सभी चीज़ों पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देख रहे थे कि चालक का अगर लंबाई बढ़ा दिया जाता था तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। चालक का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता था तो उसका प्रतिरोध घट जाता था। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह चीज़ों को हम लोगों ने देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसका लंबाई पर भी करता है, उसका क्षेत्रफल का मतलब कहीं-कहीं मोटाई भी दे देगा। तो इस मोटाई का मतलब भी क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है ना? उसके प्रकृति पर अर्थात उपयुक्त सभी पर। बात समझे कि नहीं? उसका ताप बढ़ा दिया जाएगा तब भी उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो वहीं उसका प्रकृति यह बता रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग? देखिए इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। नाइक्रोम बेसिकली मुख्य रूप से एक आपका ए9 निकेल प्लस क्रोमियम, ये दो को चीज से बना होता है। बात समझे कि नहीं? जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है निकेल 80%, क्रोमियम 20% के करीब रहता है। ठीक है ना? 20% से थोड़ा सा कम रहता है, जिसमें और भी पदार्थ मिला रहता है। ठीक है ना? जैसे लोहा होता है, बात समझे कि नहीं, इसमें मिला रहता है। तो इस तरह करके क्या होता है कि नाइक्रोम का एक तरह से मिश्र धातु बनता है और यह जो है उपयोग किया जाता है हीटर में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। जब प्रतिरोध उच्च होगा इसका मतलब क्या है कि वो आने वाले आवेश को बहुत ज़्यादा रोक रहा है। बात समझ नहीं, यानी उसके बीच आवेश और इसका जो गुण है प्रतिरोधकता है उसके बीच जो है टक्कर बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर्षण ज़्यादा हो रहा है, इससे हीट उत्पन्न होता है। जब घर्षण होगा तो हीट उत्पन्न होगा और इससे क्या होगा, जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, उसको हीटर में लगा दिया और हम लोग आज ठंडी में क्या कर लेते हैं, आराम से हीटर जला करके आग तापते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात क्या होती है, हम लोग बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का भी प्रतिरोध ऊंच होता है। ठीक है ना? जिसकी वजह से वो लाल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो उसका बल्ब में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आप लोगों को पता होगा कि तांबा होता है, उसका भी प्रतिरोध होता है। जब वो गर्म होता है तो नाचने लगता है, इसलिए उसको पंखा में यूज कर दिया जाता है। तो जिसका जिसका प्रतिरोध ऊंच होता है उसमें अलग अलग तरह के गुण प्रदर्शित होते हैं। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह को रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। हम बोले ना कि वहां पर आवेश के प्रवाह को रोकता है। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। जब भी लाइट जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, प्रोटॉन गति नहीं कर रहा। प्रोटॉन तो नाभिकीय बल, अधिक नाभिकीय बल होने के कारण वो तो छूटता ही नहीं है बेचारा। तो यहाँ पर फ्री कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है।
ठीक है ना, तो उसी का अवरोध करेगा और उसी का अवरोध उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन, आमीटर का प्रतिरोध है। देखिए आमीटर से क्या मापा जाता है, आमीटर या ए मीटर, इसी को कहेगा ए मीटर, ए मीटर। तो इससे क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो अगर विद्युत धारा किसी वस्तु से, अगर किसी यंत्र से, आपके घर में लगा होगा, लाइट उट होगा, वहाँ पे मीटर लगा है, आपको पता ही होगा, वही आमीटर या एमीटर होता है, उसी में विद्युत धारा मापा जाता है। तो अगर विद्युत धारा मापना है और उसका प्रतिरोध उच्च होगा तो वो सही से विद्युत धारा माप पाएगा। तो यहाँ पर आमीटर को हम लोग देख रहे हैं, अगर देखेंगे कि प्रतिरोध उसमें कैसा होता है, तो उसमें प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य होता है। थोड़ा भी प्रतिरोध होगा तो सही रूप से, सही तरीका से वो क्या करेगा, पर वो जो एम्पियर होता है उसका रीडिंग नहीं कर पाएगा, विद्युत धारा का रीडिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए आमीटर में प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, नगण्य होता है। इसका डी होगा, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, नगण्य होता है, नगण्य होगा। बात समझे कि नहीं, नगण्य होगा, तो नगण्य हो गया, ठीक है ना। दूसरा कहेगा क्या कि वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, दूर तरीके, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से भाई विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर, विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यानी वोल्ट को मीटर, मतलब नापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहेंगे, बात समझे कि नहीं। या विद्युत विभव, विद्युत विभव भी विभवांतर ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेज होता है। दो बिंदुओं के बीच के विभव में विभव का जो अंतर होता है विभवांतर कहा जाता है, हालांकि है तो विभवांतर ही। बात समझ आया ना। तो इसलिए यहाँ पर वोल्ट मीटर से किसको मापा जाएगा, विभवांतर या विद्युत विभव का। आमीटर से किसको मापा जाएगा, विद्युत धारा को, ठीक है ना। इसीलिए आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। बात समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग जो होता है भाई साहब, ये जो टंगस्टन का उपयोग होता है क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये कि अगर इसका प्रतिरोध, यहाँ पर गलनांक, यहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध तो होता ही है लेकिन गलनांक इसका उच्च होता है। और गलनांक उच्च है इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये जो कितना हूँ ज़्यादा गर्म होगा तो गलेगा जल्दी नहीं। अगर गलनांक नीच होता है, तो अगर निम्न होता है, तो अगर गर्म होता जल्दी तो गल जाता, तुरंत बॉल फ्यूज हो जाता, तुरंत तुरंत, ठीक है ना। इसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या भरा रहता है, निष्क्रिय गैस। जैसे आपको पता होगा नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है ना। इसका गैस क्यों भरा रहता है इस तरह का, क्योंकि वहां पर टंगस्टन जो है उसका वाष्पन नहीं हो सके। जब वो वाष्पित होगा तो वो भंगुर हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। आपको पता है घर में जो है बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था, बात समझे कि नहीं। तो इसका मुख्य कारण ये है, कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए उसको बल्ब में यूज किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क कागज का प्रतिरोधकता क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10.12। यहाँ प्रतिरोधकता कहता है तो ओम मीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। लेकिन वही इसको प्रतिरोधकता कहेंगे या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, बात समझे कि नहीं। लेकिन कहेगा विशिष्ट चालकता, या विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रति ओम, प्रति ओम प्रति मीटर। तो याद रखिएगा, बार बार हम कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझिए, उसके डिफरेंसेस को समझिए, ना तो कंफ्यूजन में क्या हो जाएगा, गलत ही मार के आ जाइएगा आंसर। करेक्ट, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा। किसी भी तार का अगर लंबाई बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध घटेगा, बात समझे कि नहीं। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, बात समझे कि नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें कि बिजली के फ्यूज तार बना होता है, जो बिजली में फ्यूज लगाते हैं हम लोग, बात समझे कि नहीं, वो तांबा और टीन दोनों से मिला करके बना रहता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समानांतर क्रम में, थोड़ा सा गौर से समझिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि अगर प्रतिरोध का संख्या घटेगा, यानी प्रतिरोध का मान, यहाँ संख्या का मतलब मान है, बस समझे कि नहीं। यदि प्रतिरोध का मान अगर घट रहा है, इसका मान घट रहा है, इसका वैल्यू घट रहा है, तो उसके उपरांत प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, जो संयोजित प्रतिरोध है उसका क्या अंतर आएगा। जैसे मान लीजिए समानांतर क्रम में हम कोई प्रतिरोध रखें, जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध का वैल्यू जो है 10 है, ठीक है ना, और उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका वैल्यू 12 है, एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका वैल्यू 15 है।
तो जो अगर हम उसको समानांतर क्रम में अगर उसको लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध का मान घटेगा, बस समझे कि नहीं, तो समानांतर क्रम में अगर उसको जोड़ेंगे, संयोजित करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम 1/2 लिख रहे हैं, ये 1/2 लिख लिए तो इसका वैल्यू 0.5 हो गया। लेकिन अगर हम 1/4 लिखे तो इसका वैल्यू 0.25 हो गया। तो बड़ा कौन हुआ, ये 1/2, यानी इसका वैल्यू घट रहा है तो इसका मान बढ़ रहा है। बाटा में हमेशा यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ जो समतुल्य वैल्यू निकालेंगे अगर प्रतिरोध का, तो उसे हम बटा में करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बटा में तो आपका पता है कि नीचे वाला वैल्यू जितना बढ़ेगा, टोटल फ्रैक्शन का जो मान आएगा वो क्या होगा, वो आपका घटेगा। अगर फ्रैक्शन में नीचे वाला का मान घटेगा तो टोटल फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, समझते हैं। करें क्या है, 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जब भी कहे कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है डायरेक्ट। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध निकाला जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह करके जॉग हो जोड़ दीजिए चुपचाप, कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन समानांतर क्रम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है श्रेणी क्रम में, तो यानी 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। बहुत आसान है, 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इसको हम देख लें। अगर कह रहा है कि अगर 3 R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा। यानी RS जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हम बताए थे कि जब श्रेणी क्रम में होगा तब बस नॉर्मल जोड़ देना है, यहाँ पर प्लस करके जोड़ देना है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन वही कहता भाई साहब कि अगर समानांतर क्रम में R1 R2 R3 पार्श्वबद्ध संयोजित है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1/1/RS लगा देंगे तो अब सही होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से तो कोई सही नहीं लग रहा है हमको। यहाँ पर सी नंबर अगर सही होगा तो एक लगाइए, नहीं तो डी सही होगा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। एक्चुअल आंसर क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर या तो ये ऑप्शन लगाने में छूट गया हो, ठीक है ना, नहीं तो खुद से लगा लीजिए 1/RS, ठीक है ना, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत ही आसान है यार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करे कि समानांतर क्रम में संयोजित, समानांतर क्रम कर रहा है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखना बहुत आसान है यार, ठीक है ना। अगर ट्रिक याद रखो, अगर उतना ज्यादा नहीं समझ आ रहा है, कह रहा है क्या है कि अगर 10 प्रतिरोध, प्रतिरोध का संख्या कुल संख्या 10 हो, अगर उसका मान जो है, उसका अगर मान है, उसका वैल्यू है अगर 10 हो, समानांतर क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है, तो 10 में 10 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 10 में 10 से भाग दोगे 1 ओम हो जाएगा। ये ट्रिक है। अगर वही कहता है कि समानांतर क्रम नहीं होकर श्रेणी क्रम रहता है, तो 10 में 10 से गुना कर दो, क्योंकि समानांतर क्रम में तो बाटा में करके जोड़ते हैं ना यार। तो अगर दोनों का वैल्यू 10 है, अगर कहता क्या है कि समानांतर क्रम में संयोजित 5 प्रतिरोध, ये 10 की जगह पर 5 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोधों का जिनमें से प्रत्येक का मान 5 ओम रहता है, तब भी उसका वैल्यू 1 होता है। 10 है तब भी वैल्यू 1। 100 प्रतिरोधों का संख्या 100 ओम है तो सभी का वैल्यू। अब कैसे ये 1 हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, समानांतर में तो 10 से 10 भागा दे दीजिए, श्रेणी क्रम में तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ समानांतर कर रहा है, तो समानांतर में क्या वैल्यू होता है, समानांतर में वैल्यू क्या होता है कि 10 को प्रतिरोध है तो RS, यानी 1/RS इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह करके 1/R10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/10 हो जाएगा, इसको 1/10 हो जाएगा, करते करते 1/10 ये 10 बार में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सभी का जो वैल्यू निकालोगे उसका बटा में, उसका एलसीएम लोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका से अगर 10 में 10 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस इस तरह करके 10 को प्लस 1 करोगे तो 10 को 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10/10 कट के 1 नहीं वैल्यू हो जाएगा। बड़ा आसान है ना यार। अब वही श्रेणी क्रम में कहता है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इस तरह करते, यानी 10 में 10 से गुना कर दो, सिंपल। 5 को रहता है तो 5 में 5 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो ये आसान है। तो इस तरह कहेगा, अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो तो भागा दे दो, समानांतर क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए गुना कर दो। अगला क्वेश्चन करें कि यदि R1 तथा R2 दो समानांतर प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो कितना आसान, देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। कह रहे कि यदि R1 है और R2 है, दो प्रतिरोध हो गया, समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 से अधिक होगा,
R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। खूब गौर से समझिएगा। मान लीजिए हम R1 को 2 प्रतिरोध मान लेते हैं, R2 को हम मान लीजिए 3 प्रतिरोध मान लेते हैं। एक हम काहे यहाँ पर अंक लेके बता रहे हैं, डिजिट लेके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब गौर से देखिए, अगर हम इसको प्रतिरोध को जुड़े हैं, अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 का और 3 एकम 3 3 और 3 दूना 6। यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 मरतबे 3 प्लस 3 का डिवाइड 2 मरतबे तो 2, तो 5/6 हो गया। तो 5/6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कट जाएगा? लगभग लगभग 0.50 हो गया। तो 50 हो गया जीरो, तो 8 छक 48, 20 6 तिरका 28, लगभग इतना आ गया। अब 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 का वैल्यू 0.5। खूब गौर से समझिएगा। यहाँ पर 1/2 का वैल्यू क्या हो गया? 0.5। अब 1.3 का यहाँ पर क्या कर रहा है वैल्यू, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1/3 का जो वैल्यू, अरे यार 1/2 का वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सीधे तो यहाँ पर 2 है वैल्यू, यहाँ 3 है, हम 1/2 क्यों निकालेंगे? 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो 0.83 2 से कम है कि नहीं है? 3 से कम है कि नहीं? यानी ये प्रत्येक से कम होगा। जब भी कोई भी प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़ा है तो वो हमेशा सभी से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर, खूब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो वो सभी प्रतिरोध से बड़ा होगा। अगर समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो सभी प्रतिरोध से क्या होगा? उसका वैल्यू जो होगा सभी प्रतिरोध से छोटा होगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो वो सभी प्रतिरोध से बड़ा होगा। श्रेणी का मतलब क्या होगा? लाइन से लगा है तो बड़ा लाइन होता है कि नहीं होता है? समानांतर क्रम में क्या होगा? लाइन होता ही नहीं है, ऊपर नीचा ऊपर नीचा, तो बड़ा छोटा का क्या मतलब? एक ट्रिक के लिए ऐसा कुछ मत दिमाग लगाने लगना, ठीक है ना? तो कभी भी यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक से कम होगा। क्यों? यहाँ पर समझ आ गया, इसका वैल्यू 2 है और इसका टोटल का वैल्यू 0.83 आया, तो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है वैल्यू, ठीक है ना? हम तो 1/2 निकाल रहे थे, इसका वैल्यू थोड़ा निकालना है, ओरिजिनल तो हमारा 2 है यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा, अब देखो श्रेणी क्रम की बात किया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये आराम से जोड़ देंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा 20 ओम है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कह रहा है कि 4 समान प्रतिरोध है, तो 4 समान प्रतिरोध है तो हम एक समान लेंगे। मान लीजिए 4 समान यानी आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही ना होगा? तो आर एस कितना दिया है? आर एस तो दे दिया है 20 यहाँ पर, तो आर एस 20 हो गया, 20 ओम, तो ओम हम लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि सभी तो ओम ही में आएगा। और R1 एक्स होगा, तो सभी बराबर बराबर है तो एक्स प्लस एक्स कर लेंगे, तो 20 इक्वल टू 4x, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, यानी एक जो प्रतिरोध है तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 5, यानी 5 है, प्रतिरोध की बात करें तो ओम होगा, तो 5 ओम आंसर क्या हो जाएगा? 5 ओम। बड़ी आसान है यार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 में। गलत है। यदि 5 समान प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया भाई साहब? 10 ओम है। अभी खूब गौर से समझना कि अगर यहां पर कह रहा है कि यहां पर तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध दे दिया है, ठीक है ना? समान प्रतिरोध कौ गो कह रहा है? 4 गो, तो हम डिवाइड कर दिए तुल्य प्रतिरोध में, किस क्रम में जुड़ा हो? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो डिवाइड किए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर कह रहा है क्या कि समानांतर क्रम में दिया है, ठीक है ना? तो वहां पर प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो निकालना है तो इसको गुना, ट्रिक के लिए इसको गुना कर दोगे, 5 गुने 10 बराबर 50 ओम। आंसर ये हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर पिछलिका में क्यों भागा किए, इसमें क्यों गुना किए? तो देखो इसमें जो प्रतिरोध निकाला जाता है आर एस इक्वल टू, तो 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरह होता है ना? तो एक बात बताओ, तो इधर इधर जो चीज भागा में है, इधर आके गुना में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, गुना में होगा कि नहीं होगा? गुना में। लेकिन उसमें जो है, ये तो समानांतर क्रम की बात किया जा रहा है, ये समानांतर। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में दिया है तो आर एस इक्वल टू क्या होता है? इधर से R1 प्लस R2 प्लस इस तरह करके, तो इधर अगर कोई चीज गुना में है तो इधर आके भागा में, क्योंकि इधर तो भागा में था तो आके गुना में हो गया, तो समानांतर क्रम में आता है तो गुना कर दिए, ठीक है ना? अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि हमको ट्रिक में समझ ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए ट्रिक हम खुद थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिक वाला बात नहीं था, कंसेप्ट वाला बात है, कंसेप्ट समझ जाएंगे, वही चीज़ जो होगा जल्दी बन गया तो ट्रिक बन जाता है, बात समझे कि नहीं? तो अब आइए हम इसको क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, बहुत ही आराम से समझिएगा। कह रहा है क्या कि यहाँ पर
5 समान प्रतिरोध, समान का मतलब हम x मान लेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 10 है। यानी हम 1/RS इक्वल टू यहाँ पर 1/R1 प्लस 5 को कह रहा है 1/R2, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो सब का हम x मान लेंगे। इसका वैल्यू क्या दिया है आपको? 10 दिया है, तो 1/10 हो जाएगा। 1/R यानी x हो जाएगा, 1/R x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, 4 गो इधर x हो जाएगा। सब का तुम अगर ये टोटल का हम सबका बराबर है उसका एलसीएम निकालेंगे तो वही एलसीएम हो जाता है x। तो देखो x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। एलसीएम तो ये फ्रैक्शन तो सबको आता होगा, भिन्न पर का जोड़ घटाव भागा ये सबको आता होगा, तब तो 10वां में आ गया यार। तो सबको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, एक सबको जोड़ोगे तो यानी 5 बाटा, यानी हम 1/10 इक्वल टू 5/x हो जाएगा। अब देखो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 10 से 5 में गुना करेंगे तो 50 नहीं हो जाएगा। अर्थात x का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। x का वैल्यू 50 हो गया, इसलिए x का वैल्यू 50 हो गया तो यहाँ पर 50 ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए 50 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह तुल्य 4 है 16 ओम है, तो ये श्रेणी क्रम में कर रहा है, तो श्रेणी क्रम में कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध 16 कर रहा है। तो बोले थे ना कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, हम समानांतर क्रम रहता है तो गुना करते, जैसे पिछला 10 में 5 से गुना कर दिए और उसके पीछे भी भागा किए थे। अगर 4 समान तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 ओम। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन का क्या? 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम को समानांतर क्रम में जोड़े गए संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/20 कर लो, 1/5 कर लो, 1/4 करो, टोटल का एलसीएम निकालोगे 20 होगा, 1 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 1 10, 10/20 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यार मैथमेटिक्स तो कम से कम इतना आता होगा ना, इसमें टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो निरूपित करता है तो I² R निरूपित करता है, यानी P इक्वल टू I² R भी होता है। हम लोग P इक्वल टू फॉर्मूला देखे P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI होता है। खूब आराम से अगर समझिएगा तो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे। लेकिन P इक्वल टू यहाँ पर हम VI देखें, यहाँ पर कह रहा है I/R होता है। ए भाई 4 गो फॉर्मूला, मुख्य रूप से 4 गो फॉर्मूला अगर तुम लोग ध्यान में रख लेते हो तो गर्दा मच जाएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इस 4 गो फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। हम थोड़ा सा पीछे चल के चारों फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं। 4 गो फॉर्मूला क्या होता है? शुरू से आ जाइए। हम लोग क्या देखे थे? विद्युत धारा यानी आई इक्वल टू क्या देखे थे? जब किसी चालक पदार्थ से होकर 1 सेकेंड में अगर कुल आवेश 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो भाई साहब विद्युत धारा जो होगा 1 एम्पियर होगा। यानी किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली प्रति एकांक प्रति एकांक प्रति एकांक जो आवेश होगा उसके दर को हम लोग क्या कहेंगे? एम्पियर कहते हैं। बस हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। यानी आई इक्वल टू टी का मतलब यहाँ पर टाइम समझ जाओ, टी का मतलब यहाँ टाइम समझ जाइए, बात समझ नहीं टाइम है। तो एक तो तुम ये याद रख लो कि आई इक्वल टू Q/T, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग वोल्ट का परिभाषा देखे थे, ये वोल्ट का परिभाषा देखे तो वोल्ट का परिभाषा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V इक्वल टू में वोल्ट में क्या देखे थे कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में, ठीक है ना, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किसी बिंदु तक अगर वहां पर वर्क 1 जूल आवेश खर्च होता है तो वैल्यू 1 वोल्ट होगा। यानी V इक्वल टू W/Q हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे R इक्वल टू V/I फॉर्मूला देखे थे, एक ये हो गया। चौथा हो गया P इक्वल टू, तो P इक्वल टू V/I देखे थे। ये फॉर्मूला टोटल 4 गो है। 4 गो अगर फॉर्मूला याद कर दिए भाई साहब, बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा ना तो क्या हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट के साथ आराम से बना ही लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो हम इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना उस दिन क्या हो जाएगा, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का ही खेल है। अब देखिए हम अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक फ्रेश समझेंगे। क्या करें कि निम्न में से
कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, जिसमें हम लोग देखें आई स्क्वायर आर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को, तो P इक्वल टू यहाँ पर आई स्क्वायर आर देख लिए, ठीक है ना। जबकि P इक्वल टू हम लोग देखे थे V इंटू आई होता है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। P इक्वल टू V इंटू आई होता है, लेकिन हमको आर के टर्म में लाना है, आर के टर्म में लाना है, यानी V को बदलना है आर के टर्म में। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, आर इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला था ना प्रतिरोध के, जब हम निकाल रहे थे प्रतिरोध। तो जब हम आर इक्वल टू V/I, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड गुना हो जाएगा कि नहीं, भागा में, तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा कि नहीं आर। अब देखिए यहाँ मेन फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, तो अब ये V की जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे आई आर, तो आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी चीज को समझ लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट, इसलिए हम आपको 4 गो ये जो फॉर्मूला दिए ना भाई साहब, ये 4 गो फॉर्मूला आप याद रखना है। आई का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, वी का वैल्यू यहाँ पर है, आर का वैल्यू यहाँ पर है, पी का वैल्यू, ये मेन मुख्य फॉर्मूला है जो किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा कभी न कभी इसका गणना किया गया है। अब इसी के बेस पर सारा का सारा विद्युत धारा वाला कहानी चल रहा है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति का यहाँ पे पूछा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वाट होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन उसको सूचित विद्युत शक्ति को सूचित पी से किया जाता है, बस समझ नहीं। अब विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन करें कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस बोले ना कि जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है भाई साहब, उसका वाष्पन रोका जा सके, उसका क्या किया जा सके, वाष्पन रोका जा सके। अगर वो वाष्पित हो जाएगा ना, तो वहां पर चीजें क्या हो जाएगी कि वो वाष्पित हो जाएगा तो भंगुर हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। 1 मिनट यार, वीडियो सही से आ रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया है, मुझे लगा था कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। चलो अब देखो, अब क्या कर रहा है यहाँ पर तो हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है। तापीय प्रभाव का मतलब जिससे वहां पर नहीं होगा जहां पर उष्मा उत्सर्जित नहीं किया जा सके, जहां पर उष्मा उत्सर्जित होता है, उष्मा मिलता है, वहां पर उसका प्रयोग होता है विद्युत धारा। तो हीटर में भी होता है, विद्युत इस्त्री में भी होता है जो आयरन करते हैं, ठीक है ना। विद्युत बल्ब में भी हीट उत्पन्न होता है, एगो पंखा में हीट उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेगा, एक बल्ब का रेटिंग जो है 220 वोल्ट है, एक बल्ब का रेटिंग कितना है, 220 वोल्ट है। यानी कहने का मतलब ये जो 220 वोल्ट है, ये क्या है, विद्युत विभव, यानी जो है यहाँ पर वोल्ट का बात बता रहा है, 220 वोल्टेज वाला है, ठीक है ना। लेकिन उसका पावर जो है वो 100 वाट दिया है, यहाँ पर देखिए पावर, W वाट दिया है तो मतलब पावर हो गया। तो उसका प्रतिरोध R बराबर कितना होगा, तो अब देखिए R बराबर पूछ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने बताया उसमें आप देखिए कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई और एक चीज हमें निकालने की जरूरत है। तो देखिए हम R बराबर फॉर्मूला क्या देखे थे, R बराबर फॉर्मूला V/I देखे थे, ये देखे हुए देखे नहीं फॉर्मूला, R बराबर V/I देखे थे। लेकिन यहाँ प्रतिरोध, यहाँ तो V दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन क्या है, आई नहीं दिया है। तो हम आई निकाल लेंगे तो फॉर्मूला आर हमारा यहाँ पर आर निकल जाएगा नहीं, तो आई निकल जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर पी बराबर भी आई होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जस्ट देखे ना। तो यहाँ पर पी दिया है 100 वाट, 100 वाट, यानी यहाँ पर अब देखिए भी कितना का मान है 220 इंटू आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/220 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 10/22 यानी 5/11। यानी कहने का मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया 5/11 हो गया आई का वैल्यू। जब आई का वैल्यू 5/11 तो आर का वैल्यू V/I हो जाएगा। तो V का मान 220 है और ये 5/11, तो 5 नीचे 11 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटिएगा इसका तो 5 चौका 20, 44 मरतबे, 44 से 10 में 440 हो जाएगा। 5 मरतबे काटिएगा तो 5 चौका 20, 2 हो गया, 5 चौका 20, 2 हो जाएगा 22, 20 2 हो गया, अब 5 चौका 20 44, ये 11 ना होगा 10 कह रहे हैं यार, 11 ना होगा, वही तो कह रहे हैं। यहाँ पर 484 आंसर होगा, ठीक है ना। 11 में 44 से गुना कीजिएगा 484, क्योंकि 5/11 ना ऊपर 10 लिखा गया था, ये 11 हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया। तो इस तरह क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा सारा का सारा चीज हो जाएगा। पहले ये देखिए कि जो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है,
पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, नहीं है तो क्या गैप है, वो जो गैपिंग है उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन क्या रहे कि 6 वोल्ट बैटरी से, वोल्ट या वोल्ट दे दिया, इनके वी का वैल्यू क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया, गुजरने वाले हर एक कुलाम यानी क्यू जो आवेश का वैल्यू है 1 कुलाम दे दिया है, तो ऊर्जा कितनी जाएगी, डब्लू बराबर क्या होगा, ठीक है ना, ऊर्जा मतलब यहाँ शक्ति कितना लगेगा, बात समझे कि नहीं, शक्ति, तो कार्य करने की दर को क्या कहता है, यही ना शक्ति होता है, पावर होता है, बात समझे कि नहीं, तो ऊर्जा क्या होगा, तो W बराबर क्या है, W बराबर हम लोग वी क्यू याद रखे थे, क्यों, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये रखे थे कि V बराबर वोल्ट बराबर क्या होता है कि एक कूलम आवेश को ले जाने में जो कार्य होगा, जो कार्य की खपत होगा वो वोल्ट कहलाता है, ठीक है ना, तो W बाई क्यू देखे थे, तो इसीलिए W बराबर इधर आके गुना में हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पूछ रहा है वही शक्ति, W बराबर क्या होगा, तो वी क्यू, यानी 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 से 1 तो 6, और जबकि शक्ति यानी यहाँ पर ऊर्जा दी जा सकती है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, डब्लू, यानी डब्लू का जो मान होगा भाई साहब, डब्लू का मान होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, जूल में होता है, इसलिए 6 जूल आंसर हो जाएगा, बस हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर वाट दे दिया, यानी यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाट पी दे दिया शक्ति, तो पी इक्वल टू 100 वाट, ठीक है ना, यहाँ पर भी इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है ना, उसके बाद आर इक्वल टू वाट, तो आर इक्वल टू वाट देनी, पहले हमको आई निकालना होगा, तो आई बराबर हम पी इक्वल टू वी आई बोले थे, पी इक्वल टू वी आई, तो आई बराबर पी बटा भी, तो आई बराबर पी बटा भी का मतलब क्या हो गया, 100/250, तो 25 से गुना करिएगा तो 25 चौका 100, अब 25 छक यानी 50 से भी काट सकते, बड़ी आराम से कट जाएगा, तो 50 दूना 100, अब 50 25, ठीक है ना, यानी 2/5, 2/5 आ गया किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, इसलिए अब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई, भी का वैल्यू कितना हो गया 250, अब बटा आई 2 इंटू ऊपर 5 चला जाएगा क्योंकि 2/5 रहेगा, तो इससे आप काटिएगा तो 125, 125 से 12×5 = 60, 625 आंसर हो जाएगा। प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ओ तेरी गई, ये प्रवाहित धारा ना पूछ रहा है, ये तो हम निकाल दिए भाई साहब, हम लोग क्या प्रतिरोध निकाल दिए, 625 ओम, चलो ये प्रतिरोध निकल गया, ठीक है ना, लेकिन अब तो ये धारा पूछ रहा है, धारा यानी कहने का मतलब आई, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि जो एक कूलम आवेश होता है उसको ले जाने में किसी समय में Q/T होता है, Q/T यानी आवेश, आवेश हमें निकालना था, एक जो था बेसिकली विद्युत धारा का मान आई Q/T हो गया था, आई का तो वैल्यू यहाँ पर आया, और Q आई ओ तेरी के, यहाँ था आई का वैल्यू, यहाँ तो बड़ी आसान है यार, इस वैल्यू से तो तुम निकाल ही सकते हो, P इक्वल टू वी आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, तो यहाँ पर तो वैल्यू निकालिए दिए थे कि आई, यहाँ तो आई पूछ रहा है, हम आई ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, यानी आई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल के 2/5, इसको आप निकालेंगे तो 0.4 एम्पियर, कभी कभी यार कहाँ कहाँ चल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, आई का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं 2/5, यहाँ आर नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो धारा का मान आई पूछ रहा था, हम लोग आई निकाल के बैठे हुए 2/5, आर निकाल रहे हैं फालतू में, आई इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, पी भी दिया हुआ है, वही तो कह रहे थे कि फॉर्मूला आप सोचिए कि फॉर्मूला क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब फॉर्मूला कहाँ लागू होगा, तो आई इक्वल टू Q/T भी होता है, जबकि आई और भी चीज में आता है जिसमें पी और वी है, तो पी इक्वल टू वी आई होता है, तो पी और वी है आई है, तो ज्यादा मान किस में मिल रहा है, हमको पी इक्वल टू वी आई में मिल रहा है, अगर वहां पर आवेश देता टाइम देता तब वहां आई निकालने के लिए पी इक्वल वहां पर आई इक्वल टू Q/T लगाते, बस समझे कि नहीं, तो ये फॉर्मूला होगी। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 92 नंबर में बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए क्या किया जाता है, उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है ताकि उसमें फिलामेंट का क्या हो सके, वहां पर वाष्पन नहीं हो सके, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो विद्युत शक्ति पूछेगा तो यहाँ पर वाट होता है, बात समझिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है, जबकि विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत विभव का वोल्ट, बात समझे कि नहीं, याद आपको इस चीज को रखिएगा ना, तो बिल्कुल आप गार देखिए क्वेश्चन 2013 15 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबकि बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रा क्या है, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा बिजली बिल 10 यूनिट उठ गया, 20 यूनिट उठ गया, 100 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट जो होता है ना,
एक हम यूनिट की बात करते हैं, तो एक यूनिट जो बराबर होता है 1 किलो वाट, बात समझे कि नहीं, वाट आवर में होता है, 1 किलो वाट आवर में होता है। यानी कहने का मतलब 1 किलो वाट आवर का मतलब हो गया कि वो जो है 1000 वाट की बात, यानी 1 घंटा में 1000 वाट जो है वहां पर बिजली का खपत हुआ है, जिसे हम लोग एक यूनिट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि एक जूल का मान क्या होता है। देखिए खूब गौर से ध्यान रखिएगा, एक जूल का जो मान होगा, एक जूल का जो मान होगा वो 0.239 कैलोरी होता है, 0.239 कैलोरी। तो 239 यानी ये जो है 0.001 बढ़ेगा तो 0.24 हो जाएगा, यानी 24 के काफी करीब है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.24। किताब में क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन है लगभग 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा दे, कहेगा क्या कि 1 कैलोरी में कितना जूल, तो याद रखिए 2.4 होता है यहाँ पर, यानी एक जूल में 0.24 होता है, कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी में इसी को क्या कीजिए, उल्टा कीजिए, 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल, जबकि 1 जूल में 0.24 कैलोरी होगा। बस समझे कि नहीं, याद रखिएगा। एक रोटी से लगभग 6 कैलोरी की हमें एनर्जी मिलता है। दूसरा कह रहा है क्या कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है। देखिए एम्पियर, जब विद्युत धारा को छोटा मान में मापा जाता है तो मिली एम्पियर, या उसी को हम लोग कहते हैं मिली एम्पियर हो, या फिर भाई साहब हमें माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली, यहाँ पर छोटा एम, यहाँ छोटा एम, मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3। अगर मिली एम्पियर की बात करें तो 10 का पावर -3 एम्पियर। अगर इसी को कहेगा माइक्रो एम्पियर, तो 10 का पावर -6 एम्पियर। लेकिन भाई साहब इस मिली एम्पियर को अगर किलो एम्पियर में मापा जाए, कि इसको ऐसे कहा जाए 1 किलो एम्पियर, बात समझे कि नहीं। तो इस 1 किलो एम्पियर का मान होता है 10 का पावर 3 एम्पियर। यहाँ माइनस नहीं लगेगा, प्लस हो जाएगा। इसी को कहेगा मेगा एम्पियर, बड़ा एम और उसके बाद ए, तो इसका पावर 10 का 6 एम्पियर। ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो एम्पियर होता है उसका छोटा मान मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। बड़ा मान जो होता है किलो एम्पियर या फिर मेगा एम्पियर। तो किलो एम्पियर के लिए 10 का पावर 3 एम्पियर, मेगा एम्पियर के 10 का पावर 6। उसी तरह मिली एम्पियर के लिए 10 का पावर -3, तो इसका आंसर 10 का पावर -3, जबकि मेगा अति माइक्रो एम्पियर के लिए 10 का पावर -6। अगला क्वेश्चन करेंगे 1 माइक्रो एम्पियर में कितना, अभी जस्ट हम लोग ने बात किया कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है। तो माइक्रो एम्पियर की बात कर रहे थे, यहाँ पर गलती लिखा गया हुआ है, यहाँ 1 6 होगा। बात समझे कि नहीं, यहाँ माइक्रो एम्पियर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वही मिली एम्पियर का आएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। तो निरूपित नहीं करने का बात कर रहा है, तो I × R² ये निरूपित नहीं करता है। बात समझिए, आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी सब विद्युत शक्ति का किसी न किसी रूप में परिभाषा आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, I/R² हमेशा किसी न किसी ऑप्शन में घुसा देता है, बी और सी नंबर पर हमेशा रहता है। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, यानी उस पर जो एक तरह से उस पर जो लिखा गया हुआ वैल्यू है वो 220 वोल्ट 120 वाट है। जब उसके 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना है, यानी पी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर 1 वोल्ट, खूब गौर से देखिएगा, यहाँ पर पहले कह रहा है कि किसी विद्युत का अनुमतांक जो है वहाँ पर 220 वोल्ट 120 वाट है। यहाँ पर कह रहा है कि 110 वोल्ट हो तो कितना वाट होगा पावर। तो अगर ये 220 है तो यहाँ 120 लग रहा है, यहाँ 110 है तो क्या हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा। ये तो तोड़ चलो भाई, ये हम लोग अगर ऐसा नहीं दे तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे 220 इक्वल टू 120। उसी तरह कह रहा है क्या 110 वोल्ट दिया, तो 110 इक्वल टू वाट, तो इसमें आके गुना कर देंगे। बात समझे कि नहीं। तो 220 गुने वाट, वाट पूछा उसके बाद यहाँ के 120 गुने 110। अब ये गुना देखिए, 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 और 2 से 5 कट गया। बात समझे कि नहीं, 2 से 5 कट गया ना भाई, और 12, बात समझे कि नहीं, ये 12 हो गया। तो 12 × 5 = 60,
यहाँ 12 बचा ना, तो 12 पचे 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 60 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? कन्फ्यूजन बड़ा होता है यार। अगला क्वेश्चन करें कि 1 वाट कितने जूल के बराबर होगा? 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 1 हॉर्स पावर, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, 2015 में भी क्वेश्चन ये पूछा था, 1 हॉर्स पावर क्या होता है? उस समय मैट्रिक एग्जाम हम दिए हुए थे। 746 वाट याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जब वाट के बराबर कोई चीज पूछता है यहाँ पर, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जूल सेकेंड में कोई, अगर उसमें संबंध पूछ रहा है तो जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए सेकेंड प्रति जूल दे देता है, ठीक है ना? याद रखिएगा जूल प्रति सेकेंड होता है। बात समझे कि नहीं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, क्षमता। बात समझ आया? तो यहाँ पर ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया। इसके बाद अब चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बवाल मचाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर तो हम लोग जो है समझ गए बहुत अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बवाल यहाँ पर नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर जो भी था सवाल ही सवाल था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो हमेशा यहाँ पर हम लाते रहेंगे, जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा, और बवाल मचाते रहिएगा। एग्जाम में हमेशा जब भी जाइएगा बवाल मचाइएगा, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल पोस्टमार्टम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।